वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के बीए थर्ड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का हो गया था, तो कई बहुत दिनों पहले का ही पेपर है, लेकिन चूंकि आपका पेपर अलग अलग विश्वविद्यालयों का लगा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि यह क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया जाए ताकि आप आसानी से यह जान सकें कि परीक्षा में इस बार कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो मॉडल पेपर मैंने बताया था उससे बहुत सारे प्रश्न आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे सुहेलदेव में। इसी प्रकार से आपके सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से नोट डाउन करके इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं और एक मॉडल पेपर दूंगा अभी लिखित का, और इसके अलावा और अगर आप कहेंगे तो और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा। एक मॉडल पेपर लिखित का और ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो आसानी से आप जो है जान सकते हैं हर एक चीज़ों के बारे में। तो जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर जिस भी विश्वविद्यालय का होगा, तो आप हमारे नंबर 9161 63 62 पर आप जो है क्वेश्चन पेपर को सेंड करने का प्रयास, जैसे तत्काल में कोई प्रश्न आज हो या कल हो तो आप तुरंत इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। 9161 63 62 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है क्वेश्चन पेपर, साफ साफ फोटो खींच करके भेज देना। ठीक है, अगर हो सके तो आप पीडीएफ बना करके भेजेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, और बहुत जल्दी सॉल्व करवा दिया जाएगा फिर पेपर को आपके। चले, तो इसी श्रृंखला में मैं एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता हूँ। एग्जामिनेशन हुआ 2022-23 का। मेजर कोर्स में एजुकेशन में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आपके पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल। ठीक है, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया भी है, मॉडल पेपर भी आपको बताया, सिलेबस भी मैंने पूरा समझा दिया था आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चले देखते हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर का था, यानी 75। और नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देश के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, सेक्शन ए बी सी 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। सेक्शन ए यानी खंड आ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनकी संख्या की बात की है इन प्रश्नों की, यहाँ पर आप देखें इनकी संख्या 10 होती है और 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। इसको लेकर के भी निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने, 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 10 के 10 के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार से 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। देखिए पहला प्रश्न आपका मैंने ये भी बताया था, पहला ही प्रश्न मैंने ये भी रखा था अपने मॉडल पेपर में, यही प्रश्न आपका आ चुका है। डिफाइन फिलोसॉफी। फिलोसॉफी यानी दर्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन की बात की है तो आप सभी को पता होगा, हिंदी भाषा का शब्द है दर्शन, और दर्शन जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी का रूपांतर है हिंदी में। तो फिलोसॉफी शब्द जो है अंग्रेजी का, इसकी उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का 2 शब्द है, एक तो है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना है फिलोसॉफी, और फिलोस का मतलब होता है ज्ञान या अनुराग। ठीक है, फिलोस का मतलब होता है ज्ञान, अनुराग। ठीक है, और सोफिया का मतलब भी होता है, मतलब एक प्रकार से फिलोस माने होता है ज्ञान और सोफिया माने होता है प्रेम, यानी ज्ञान से प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। तो यही होता है फिलोसॉफिया का मतलब, यानी दर्शन शास्त्र का। तो इस दृष्टि से देखें तो ज्ञान तथा सत्य की खोज करना या उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को ही हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और इस कला का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, उन व्यक्तियों को हम दार्शनिक या फिलोसॉफर कहते हैं। हालांकि जो दर्शन शब्द हिंदी का है वो ज़्यादा पहले है, हिंदी का जो शब्द दर्शन है वो ज़्यादा प्रभावित करता है खास करके, और दर्शन को एक प्रकार से देने वाला जो देश सब सर्वप्रथम वो भारत देश ही है। भारत देश से ही दर्शन की उपज होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपना वेद, वेदांत और इसके अलावा तमाम सारे पुराण हैं, तमाम सारे ग्रंथ हैं, तो वो सब एक प्रकार से दर्शन की उत्पत्ति का मूल स्रोत हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि प्लेटो कहते हैं दर्शन शास्त्र की परिभाषा को देते हुए कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। यानी कि अगर आपने कोई वस्तु देखी, उसके प्रति आपके मन में कुछ प्रश्न उठा और आपने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा,
लेकिन फिर कुछ ना कुछ आपके मन में रह जाता है कि नहीं भाई कुछ छूट रहा है, तो वह व्यक्ति दार्शनिक होता है और यह प्रक्रिया दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होती है। क्लियर? ये बताया प्लेटो ने। दर्शन शास्त्र की बात की जाए तो दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कोई मिला करके जैसे कि किसी रहस्य को खोजना, जैसे कि आप देखते हैं जैसे कोई अमूर्त चिंतन करने का प्रयास किया जाता है इसमें, जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, संपूर्ण जीवन का रहस्य ये सब जानने का प्रयास किया जाता है। आप देखते हैं यह भी पता किया जाता है कि मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र क्या है, इनका उद्गम कैसे हुआ, व्यक्ति संसार में क्यों आया और ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, ये तमाम प्रकार के जीवन, मानव जीवन और प्रकृति से परे कोई और लोक है क्या, या इसके अलावा मृत्यु के बाद में मनुष्य का क्या होता है, दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार की तमाम सारी बातों की खोज करके उस जो है चिंतन का एक प्रकार से जब वो खोज किया जाता है तो यही विचारधारा, यही चिंतन आपका दर्शन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप समझें तो तमाम सारे जो प्रश्न अभी मैंने आपके समक्ष रखे, इन प्रश्नों को ही हम दर्शन कहते हैं। इन प्रश्नों का अगर अध्ययन करें तो वही दर्शन शास्त्र कहलाता है, दर्शन कहलाता है। चूँकि ये सभी बातें अत्यंत गूढ़ हैं और इसीलिए इनके विषय में चिंतन और मनन करना, सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना साधारण अथवा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों में सामर्थ्य से परे होता है। यानी कि छोटे मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नहीं जानते किन चीज़ों के बारे में, उन पर रिसर्च नहीं गहरा किए हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसी बात को लेकर के जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं वो ही चीज़ें कर पाते हैं। आप देखेंगे दर्शन जो होती है, दर्शन जो होता है, दर्शन एक ऐसी सबसे मतलब एक व्यक्ति हैं हैंडरसन, और हैंडरसन क्या एक ग्रुप था, सभी लोगों ने मिल करके एक दर्शन के बारे में एक विचारधारा बताई। कहा कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण होता है जिसका मानव से कभी अनुभव किया गया हो। यानी मानव ने कभी उस जो है चीज़ों का अनुभव किया होता है, वही चीज़ों का एक प्रकार से चीज़ होता है दर्शन। कुल मिलाकर के दर्शन जो होता है इसकी परिभाषा शापेनहावर कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो छोटा जो बच्चा होता है, जब वह किसी वस्तु को देखता है और उस वस्तु के बारे में वह नहीं जानता है तो यह पूछता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, भैया ये क्या है, बहनी ये क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक दार्शनिक है, शापेनहावर महोदय कहते हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे विद्वानों के द्वारा मैंने आपको यह बताया कि दर्शन क्या होता है, और दर्शन का शिक्षा में बहुत योगदान है, शिक्षा का दर्शन में बहुत योगदान है। कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। एडम्स महोदय का यह कथन बहुत ही जबरदस्त बैठता है शिक्षा और दर्शन के संबंधों को लेकर के भी। तो यह प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ बातें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट द मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का अर्थ क्या है, आदर्शवाद किसे कहते हैं। दर्शन के क्षेत्र में जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें आदर्शवाद और ये प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद ये सब शब्द आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अपने भारत में तो गीता का दर्शन है और वेदों का दर्शन है, कई सारे दर्शन है। ठीक है, तो आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के बारे में बात की तो आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है और इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। इसके आदर्शवादी विद्वान मानते हैं कि मानसिक जगत जो है या आध्यात्मिक जगत जो बना है ये वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। प्राकृतिक या भौगोलिक जगत की अपनी कोई विशेषता इसमें नहीं है। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से आती है। इसी बात को लेकर के एक व्यक्ति है रास महोदय कहते हैं आदर्शवाद की परिभाषा को देते हुए कि जो आदर्शवादी दर्शन है उसके कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है। यानी जो आत्मा है या जो मन है वो क्या है, वो पूरे संसार की सार है। सार माने निचोड़ है। ठीक है, और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। ये कौन बताता है, ये रास कहते हैं कि जो सच्ची वास्तविकता होती है वो मानसिक होती है। अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व ये सब सभी क्या हैं, ये मानसिक प्रकृति वाले होते हैं और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जगत के हृदय यानी केंद्र के अधिक समीप होता है। अतः आदर्शवाद जो है ये जोरदार शब्दों में अस्वीकार करता है कि मन के बल मस्तिष्क यानी दिमाग और उसकी क्रिया है
अथवा चेतना किसी प्रकार का एक गौण उत्पादन है, बल्कि आदर्शवाद यह मानता है कि मन जो है वह स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है। यानी मन को एक वास्तविक पहलू बताता है आदर्शवाद। आदर्शवाद के सारे सिद्धांतों को मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो आप लोग मॉडल पेपर वाली वीडियोस देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आपका तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया कि डिफाइन प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या है भैया? प्रयोजनवाद भी आपका बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में। मैंने इसका मॉडल पेपर में भी प्रश्न जिक्र किया था प्रयोजनवाद का। प्रयोजनवाद की बात की जाए तो प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद या फलकवाद भी कहते हैं। और इसके जन्मदाता कौन है प्रयोजनवाद के? ये एक दार्शनिक हैं और प्रसिद्ध दार्शनिक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है ये खास करके जो है ये प्रयोजनवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। और ख़ास करके प्रयोजनवाद को व्यवहारिक रूप देने में अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा दार्शनिक है, जॉन डीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने इसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। और इसके साथ ही इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं सिलर महोदय ने इसे शिक्षा में सराहनीय कार्य किया। यानी कि प्रयोजनवाद का प्रयोग शिक्षा में किसने किया? तो सिलर महोदय ने किया। दार्शनिक जो विचारक हैं अमेरिका के शिक्षा दार्शनिक हैं जॉन डीबी, उन्होंने इसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया प्रयोजनवाद को। और इसके जन्मदाता कौन है प्रयोजनवाद के? तो वो है विलियम जेम्स। क्लियर, समझ में आ गई बातें? तो कुल मिलाकर के प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धांतों तथा नियमों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल एवं परिस्थितियों में व्यवहारिक और उपयोगी होती है। अर्थात कोई ऐसी विचारधारा जो आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी हो, जो प्रासंगिक हो, वह प्रयोजनवादी लोग मानते हैं कि ये ठीक है। रस्क महोदय प्रयोजनवादी हैं। वो कहते हैं कि प्रयोजनवाद एक प्रकार के नवीन आदर्शवाद के विकास की अवस्था है। एक ऐसा आदर्शवाद जो वास्तविकता से पूर्ण न्याय करेगा, व्यवहारिक व आध्यात्मिक मूल्यों का समर्थन करेगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उस संस्कृति का निर्माण होगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, ना कि उसकी उपेक्षा की जाएगी, मतलब उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर। रास महोदय एक प्रकार से बड़े अच्छे विद्वान है, खासकर प्रयोजनवादियों में रास का बड़ा अच्छा नाम आता है। और रास मतलब प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम में आप देखते हैं उपयोगिता का सिद्धांत हो गया, बालक की स्वाभाविक रुचि का सिद्धांत, बालक की क्रियाओं और अनुभवों का आधार, जो है सानुबंधता का सिद्धांत, ये सब प्रयोजनवाद से ही आता है। प्रयोजनवाद की बड़ी सारी विशेषताएं भी, जैसे कि ये प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य शाश्वत नहीं है, वह युग अनुरूप बदलता रहता है। जो सत्य होता है वो परिस्थिति और काल के हिसाब से बदलता रहता है, प्रयोजनवादी मानता है। दूसरी बात प्रयोजनवाद यह कहता है कि प्रयोजनवाद यह कहता है मेरे भाई, प्रयोजनवाद क्या कहता है? प्रयोजनवाद यह कहता है कि दर्शन शिक्षा से निकलता है, शिक्षा दर्शन से नहीं निकलती है, ये प्रयोजनवाद कहता है। इसके अलावा प्रयोजनवादी ये कहते हैं कि कार्य की उत्तमता की कसौटी उपयोगिता होती है। चौथी बात कहता जो है प्रयोजनवाद की लक्ष्य निश्चित और आदर्श चिरंतर होते हैं। ठीक है, चिरंतन होते हैं। लक्ष्य जो होते हैं निश्चित होते हैं और जो आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं, वो बदलते रहते हैं। और खास करके प्रयोजनवाद यह मानता है कि वास्तविकता भविष्य के गर्भ में निर्माणावस्था में होती है। विचारों की उपेक्षा, क्रिया की प्रधानता, स्वानुभव बल, इस पर बल देता है प्रयोजनवाद। आध्यात्मिकता का विचार मूर्खतापूर्ण है, ये भी मानता है प्रयोजनवाद। और सामाजिक कुशलता में सामाजिकता का सच्चा विकास है, प्रयोजनवादी विचारक ये मानते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रयोजनवाद के बारे में कुछ ये बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, गिव द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। जॉन डीवी की बात कीजिए, बड़े अच्छे विचारक हैं। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा मतलब दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। यह कथन जॉन डीवी का है। शिक्षा और दर्शन के संबंधों को लेकर के, शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो जॉन डीवी बड़े अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने कई सारा कथन कहा है। इसको मैंने मॉडल पेपर में आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो आप आसानी से उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जॉन डीवी के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। ठीक है, जॉन डीवी कहते हैं कि वो अनुभव को प्रधानता देते हैं खास करके शिक्षा में।
और कहते हैं कि केवल मात्र क्रिया ही अनुभव नहीं है, परंतु अनुभव के लिए क्रिया में तर्क की अवधारणा का समावेश करके उसके स्वरूप को परिवर्तित करना चाहिए, तभी हम अनुभव की प्राप्ति कर सकते हैं। और जॉन ड्यूबी के अनुसार यदि अनुभव को वैज्ञानिक विधियों की सहायता से परिवर्तित या संशोधित कर दिया जाए तो वे शिक्षा बन जाते हैं, और इन अनुभवों को सामाजिक गुणों से यदि मुक्त कर दिया जाता है तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। जॉन ड्यूबी शिक्षा की परिभाषा को देते हुए यह कहते हैं कि शिक्षा जो होती है अनुभवों के, देखिए यही आपको लिखना है, जॉन ड्यूबी शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। सतत पुनर्निर्माण मतलब कि हमेशा सस्टेनेबल पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की एक प्रक्रिया है शिक्षा। किसके? अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है शिक्षा, जॉन ड्यूबी कहते हैं। इसके आगे कहते हैं कि यह जो प्रक्रिया होती है यह व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। तो ये जॉन ड्यूबी की परिभाषा है। शिक्षा का विश्लेषण भी किया इन्होंने, कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जॉन ड्यूबी मानते हैं। शिक्षा जीवन की एक आवश्यकता है, जॉन ड्यूबी कहते हैं। शिक्षा मार्ग दर्शन है, शिक्षा मार्ग जो है दर्शन है, ये बताते हैं जॉन ड्यूबी। शिक्षा अभिवृद्धि है, ये भी जॉन ड्यूबी ही बताते हैं। तो कुल मिलाकर के शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ दिया जॉन ड्यूबी महोदय ने, और निश्चित तौर पर आज इसीलिए शिक्षा दर्शन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जॉन ड्यूबी एक प्रकार से शिक्षा के विचारों में इनका मूल्यांकन भी बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। ये कहते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है विकास या वृद्धि की बढ़ी हुई क्षमता प्रदान करना, यानी हमेशा एक जो है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके दोष और गुण क्या हैं जॉन ड्यूबी के, इनको भी बता देंगे आने वाले समय में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गिव द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है भाई? सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है सामाजिक संरचना में जब कोई परिवर्तन होता है, सोशल स्ट्रक्चर में हुआ परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है तब सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन होता है तब सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक जब जो आपके नियम होते हैं, सामाजिक जो परंपराएं होती हैं, उनमें जब परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन कई प्रकार से होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा, समाज शास्त्र में उसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न आप देखेंगे, डिफाइन स्कूल। विद्यालय को परिभाषित। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक औपचारिक रूप से एक जो है क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित करता है। क्लियर? आगे बढ़ते तो विद्यालय के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आया था कि डिफाइन नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद की परिभाषा दीजिए। प्रकृतिवाद क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रकृतिवाद के बारे में। प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, ये तीन महत्वपूर्ण विचार हैं खास करके पाश्चात्य दर्शन के। ये ठीक है, तो प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद के बारे में अगर बात की जाए, प्रकृतिवाद जो कहता है, क्या कहता है भाई प्रकृतिवाद? प्रकृतिवाद जो है ये कहता है, क्या कहता है प्रकृतिवाद? प्रकृतिवाद कहता है कि भाई प्रकृतिवाद है क्या? सबसे पहले ये जानो, प्रकृतिवादी विचार को मतलब विचार जो हैं वो शिक्षा को ही प्रकृतिवादी शिक्षा कहते हैं। और रूसो जो हैं इसके खास करके विद्वान ने प्रकृतिवाद से जुड़े रहे हैं। रूसो ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृतिवादी शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली के लिए पुस्तक पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की संरचना पर आधारित जो है विचार दिया है। और कुल मिलाकर के प्रकृतिवाद जो होता है इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। शिक्षा में भी प्रकृतिवाद की विशेषताएं हैं, चूँकि प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा बालक की प्रकृति अनुकूल दी जाती है और बालकों को शिक्षा का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार पुस्तकीय शिक्षा का विरोध होना चाहिए। ठीक है, समाज के दूषित वातावरण से प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया प्रकृतिवादियों ने। बालक का विकास मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, प्रकृतिवादी बताते हैं। शिक्षा का स्थान गौण कर दिया जाए, प्रकृतिवादी कहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये प्रकृतिवादियों के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा प्रकृतिवाद की और भी चीज़ें हैं। प्रकृतिवाद की यहाँ पर परिभाषा आपसे पूछी गई, तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे। प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या है भाई? प्रकृतिवाद कहता है, क्या कहता है प्रकृतिवाद भाई? प्रकृतिवाद कहता है आपसे, प्रकृतिवाद की परिभाषा बात की है। प्रकृतिवाद को मिलाकर के दर्शन की एक विचारधारा है और समान रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है
जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती है, वो प्रकृति को ही यथार्थ मानती है, ना तो प्रकृति के परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है, या प्रकृतिवादी मानते हैं। एक व्यक्ति हैं हॉकिंग। हॉकिंग महोदय प्रकृतिवाद की बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं, यानी जो कुछ भी है प्रकृति है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है, ये प्रकृतिवादी विचारक स्वीकार करते हैं। वार्ड महोदय की भी परिभाषा इस श्रृंखला में आपको मैं बता देना चाह रहा हूं। प्रकृतिवादी विचारकों में वार्ड का नाम भी बड़ा फेमस है। वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है, और यह अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। यानी जो प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे अभी तक, उसका खंडन किया प्रकृतिवादी विचारकों ने। प्रकृतिवादी विचारक जो पाश्चात्य विचारक है, उन लोगों ने कहा कि प्रकृति ईश्वर नहीं है, ना ही ईश्वर है, मतलब ईश्वर के मानने को एक प्रकार से नेगलेक्ट करता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, ठीक है। इसके अलावा जॉयस एक व्यक्ति हैं महोदय, उन्होंने कहा कि प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता है प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन। प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन ये विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है। जो कुछ आध्यात्मिक है वह वास्तव में जो कुछ अनुभवातीत है उसे अलग हटा देना होता है। यानी कि आध्यात्मिकता से और अनुभव से इनको अलग हटा दे करके, मतलब इनको बांट दिया जाता है। ये है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के बारे में प्रकृतिवाद का उद्देश्य भी कई सारा रहा है। प्रकृतिवादी जो है मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्य बनाता है जो प्रकृति के उसके सम्मुख रखे, जिसका व्यक्तिक और सम्मुख मूल्य है। रास कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, समन्वय और तालमेल करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, और ये प्रकृतिवादी विचारक बताते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रकृतिवाद है, और ये सब आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, कहीं ना कहीं पे ये सब जो है, ये सब आधार जो है इन सभी का जो रहा है वो भारतीय दर्शन ही रहा है मुख्य रूप से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गिव द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो गांधी जी जो शिक्षा की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर, बालक के और मनुष्य दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा से, गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों के बारे में, शरीर, मन और आत्मा तीनों के बारे में महात्मा गांधी बताते हैं। कहते हैं इन तीनों के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, इन चीज़ों शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यानी कि जब शरीर और मन और आत्मा इन तीनों में जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। चाहे वो बालक के मस्तिष्क और मन की बात हो या शरीर की बात हो, चाहे वो किसी जो है व्यक्ति के मन की बात हो, यही होता है शिक्षा की परिभाषा दी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा ये बातें। महात्मा गांधी जी जब तक दातून करते थे तब तक एक अध्याय गीता का पढ़ लेते थे, ठीक है। और गीता जो है, भगवत गीता बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। जो है बहुत अच्छा 18 अध्याय गीता है। आप तत्व विवेचनी गीता खरीद करके पढ़ लीजिएगा। छोटी पुस्तक भी आती गीता की, आप उठा करके पढ़ लीजिएगा, उसका अर्थ पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ आता है, टीका भी है, तो उसको पढ़ लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी दर्शन समझ में आ जाएंगे और बहुत विद्वान हो जाएंगे आप, ठीक है, बहुत ज्ञान हो जाएगा आपके अंदर। क्लियर? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः, ठीक है। यत्र योगेश्वरा किशलो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वानीति मतिर्भवः। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम किल दयन्ते आपो न शोषयत मारुतः। आत्मा के बारे में कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करें ततस फल चाखा। कर्मवाद, कर्म सिद्धांत को देने वाली है गीता। आगे बढ़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई? अर्जुन को ही क्यों गीता का उपदेश दिया? भीम को क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? अर्जुन को इसलिए दिया चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से छोटे भी थे
और अर्जुन हर बात को मानते थे। अर्जुन ज्ञानी भी थे, अर्जुन एक प्रकार से साहसी भी थे और गुड़ाकेश भी थे। निद्रा पर विजय भी प्राप्त करी थी अर्जुन ने, इसीलिए अर्जुन को दी। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश इसलिए अर्जुन का नाम है चूंकि वो निद्रा पर विजय प्राप्त करे हैं। एक बार अर्जुन रात में क्या कर रहे थे, वो तीर धनुष मार रहे थे, मतलब कि रात में प्रैक्टिस कर रहे थे तीर धनुष चलाने का। अब रात में भीम जो है वो भूख बहुत ज़्यादा भीम खाते थे, तो वो भूख से तत्पर थे और खीर बनी हुई थी, वो बचा हुआ था खाना, तो भीम जो है खाना खा रहे थे। सॉरी, हाँ, पहली बात है भीम खाना खा रहे थे रात में चुरा चुरा करके। तो अर्जुन एक दिन रात में उठे, वो देखे कि भाई भीम भैया खा रहे हैं, अंधेरा था, तो उन्होंने भीम भैया से पूछा कि भैया ये बताइए कि आप रात में भोजन कैसे कर लेते हैं। तो भीम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो है भाई जो है अनुज, हाथों में भी आंखें होती हैं। और इसी बात को अर्जुन ने एक प्रकार से मान लिया और रात दिन प्रैक्टिस करते रहे और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बन गया। तो ये मानिए अर्जुन ने भीम को, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को गीता इसलिए सुनी। भीम अगर जो है सुनाते भीम जी को, तो भीम बड़े भी थे और कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा बल में ज़्यादा जो व्यक्ति होता है वो बुद्धि में थोड़ा कम हो जाता है, नींद बहुत आती है उसके। तो खास करके ऐसी बात मतलब वास्तविक पूरी नहीं है, लेकिन भीम को नींद आ जाती थी। तो भीम जो है उनको नींद आ जाती सुनाते सुनाते, कई सारे कारण थे। तो अर्जुन यानी कि शिक्षा उसी को दी जानी चाहिए जो कि उसके लायक हो, उसके योग्य हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गिव द वर्क्स ऑफ रूसो। रूसो की रचनाएं बताइए। रूसो की रचनाएं, एक एमिल नाम का बालक था, उस एमिल नाम के बालक को एक प्रकार से केंद्र में रख करके एक रचना इनकी है रूसो की। शिक्षा शास्त्र में बड़ी फेमस रचना है, एमिल नाम की रचना है, एमिल नाम के बालक के लिए खास करके, लेकिन वो केवल एमिल नाम के बालक के लिए नहीं, आज भी वर्तमान के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एमिल नाम की रचना है, पहली रचना इनकी बड़ी फेमस है। और ऑन एजुकेशन इसका भी नाम है, ऑन एजुकेशन 1762 में प्रकाशन में आती है एमिल रचना। इसके अलावा डिस्कोर्स ऑन दी साइंसेस एवं आर्ट्स, ये पुस्तक इनकी है। इसके अलावा दी ओरिजिन ऑफ इन इक्वलिटी एमंग मैन, ये भी एक रचना इनकी है। तो ये 2-3 रचनाएं आप लिख सकते हैं, पहली तो एमिल या फिर ऑन एजुकेशन। ये दोनों पुस्तकें मतलब एक ही नाम है, यानी एमिल कहो चाहे ऑन एजुकेशन बोलो। ये रूसो की रचना है, 1762 में प्रकाशन हुई। दूसरी रचना आप लिख लीजिएगा, डिस्कोर्स ऑन दी साइंसेस एवं आर्ट्स। ओके, इसके अलावा तीसरी रचना लिख लीजिएगा, द ओरिजिन ऑफ इन इक्वलिटी एमंग मैन। ओके, ये सब रचनाएं रूसो की है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिव द डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए। सामाजिक स्तरीकरण जानते हैं क्या है? समाज में एक स्तर फिक्स हो जाना, सामाजिक स्तरीकरण वही होता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की अगर बात की जाए, समाज में एक स्तर, सामाजिक स्तरीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको कि समाज को विभिन्न स्तरों में विभक्त करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि समाज को विभिन्न स्तरों में बांट करके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था होती है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में बांटता है और बांट करके प्रत्येक समूह के अधिकारों और कर्तव्यों को अन्य समूहों की तुलना में स्पष्ट कर देता है कि आपका यह काम है, आपका यह काम है, आप इस पद पर हो तो आपका यह काम है, आपका स्तर ये है, आपका काम ये है। इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव समाज की जनसंख्या का इस प्रकार का क्षैतिज विभाजन कि उनके मध्य समानता और असमानता या उच्चता एवं अधीनता का क्रम पाया जाता हो, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी सामाजिक प्रक्रिया है? एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक स्तरीकरण जिसके द्वारा समाज विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं समाज में, और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। और समाज में जो स्तरीकरण होता है वो उनकी योग्यता और उनका एक प्रकार से जो परिस्थिति और जो भूमिका होती है उसका निर्धारण भी स्तर के हिसाब से होता है। उनके समाज में क्या परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से उनका स्तरीकरण होता है, और स्तरीकरण के
तदुपरांत उनकी भूमिका निर्धारित की जाती कि आपका रोल क्या है समाज में, आपको किस लिए उस पद पर या उस समूह का सदस्य बनाया गया है या उस समूह का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया है, आपके काम भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। ये है समाज की एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया जिसको आप सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी की बात करें यानी खंड बा की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इनके उत्तर मैं एक मॉडल पेपर दूंगा, उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा। हर एक को एक मॉडल पेपर, मैंने ऑलरेडी एक मॉडल पेपर आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी पड़ा हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेगा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कि आपको करना क्या है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 क्वेश्चन को मिलाकर के दिए थे, उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको छाड़ कर करने हैं, 3 प्रश्न आपको छोड़ देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एवल्यूट द जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये पॉलिटिकल साइंस में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 यानी जिसको आप भाग 4 कहते हैं, उसी भाग 4 में जो है ये वर्णित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फोकस ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका होती है शिक्षा की, और निश्चित तौर पर यह प्रश्न एकदम से रट लीजिएगा, आने वाला आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आप देखें, चौथा नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ मोरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान में रसिया के संविधान से लिया गया है, और अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। भाग 4 के का में, ठीक है, भाग 4 के का में शामिल किया गया है। ये पहले मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, बाद में इसको शामिल किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फोकस ऑन द फैक्टर्स जो है कंडेसिव ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता में सहायक कारकों का पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी एकदम से रट लीजिएगा, आने वाला है। और अगला प्रश्न आप देखते हैं, विद्यालय संगठन के सिद्धांत बताइए, यानी कि गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा, आने वाला आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। सोशियोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी परीक्षा यानी एजुकेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, फोकस ऑन द मेजर्स टू एंड जेंडर बायस, यानी लिंगीय विभेद को समाप्त करने के उपायों का पर प्रकाश डालिए। ये भी बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे देखेंगे, सेक्शन सी की बात की जाए, सेक्शन सी यानी खंड सा की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसका नोट आपसे कह रहा है, निर्देश दिया गया कि अटेम्प्ट मतलब आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4 प्रश्न कुल मिलाकर के दिए थे, उनमें से 2 प्रश्न आपको छांट कर करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे पहला प्रश्न पूछा गया इस श्रृंखला में दीर्घ उत्तरीय का, कि फोकस ऑन द सोशल क्लास इन अर्बन इंडिया, यानी शहरी भारत में सामाजिक वर्ग पर प्रकाश डाली। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। ये 2 एकदम से रट लीजिएगा, आपके प्रश्न में आने वाला 11वां प्रश्न, भारतीय समाज की विविधता का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भारतीय समाज में आप देखते हैं समाज में बहुत सारी विविधता, चाहे भाषाई विविधता की बात की जाए, चाहे जाति विविधता की बात की जाए, चाहे धार्मिक विविधता की बात की जाए, चाहे सांस्कृतिक विविधता की बात की जाए, या फिर एक प्रकार से आप देखते हैं क्षेत्रीय विविधता की बात की जाए, भौगोलिक विविधता की बात की जाए, राजनीतिक विविधता की बात की जाए, हर क्षेत्र में विविधता आपके भारत मतलब किसमें, भारत की है, ठीक है। 12वां प्रश्न आप देखेंगे, गिव द जो है प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन इन इमाइल बाई रूसो, यानी रूसो द्वारा एमिल इनकी पुस्तक है रूसो की, रूसो द्वारा ईमेल में प्रस्तावित शिक्षा योजना बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 13वां प्रश्न है आपका, फोकस ऑन द एम्स ऑफ एंड टीचिंग मेथड इन ऑफ एजुकेशन
अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधि पर प्रकाश डालिए। वर्धा शिक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। ये 13वां प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इनको बताने का प्रयास मैं करूंगा और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा। आप हिंदी गद्य का क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है, आपका माइनर का मेजर का दोनों का आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। देखिए ये प्रश्न, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। ठीक है, आगे पूरा 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 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया हिंदी का भी, जैसे मैंने एजुकेशन का सॉल्व करवाया वैसे भी, वैसे तो आप देख लीजिएगा हिंदी वाला पढ़ा हुआ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को गुड नाइट भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, बाकी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है, और जो है सारे सब्जेक्ट के और सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, डीडीयू का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया अधिकतर विश्वविद्यालयों के। इसके मतलब डीडीयू का सॉल्व हो गया अधिकतर सब्जेक्ट का। इसके अलावा आप देखते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस मतलब कि डीडीयू हो गया, महाराजा सुहेलदेव हो गया, ये महाराजा सुहेलदेव का ही पेपर है। इसके अलावा महाराजा जो है महेंद्र प्रताप सिंह का सॉल्व मैंने करवाया। तो ये 2-3 क्वेश्चन जिनके मतलब कि 2-3 यूनिवर्सिटी जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं उनका मैंने सॉल्व करवा दिया है। बाकी जिनकी परीक्षा लिखित, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित होने वाली है, लिखित वालों के लिए भी मैं सॉल्व करवा दूंगा उस पेपर उसका। तो आप लोग जिसका भी पेपर होगा आप हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ओके, अबाउट में नंबर दिया हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।